तो आज का क्लास में प्रश्न करवाना है ना, और आज ही का क्लास 100% मेरिट को श्योर करेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का समूह रूप, कार्य और 3 चीज हो गया तो निश्चित यह उत्तक के अलावे कुछ नहीं होगा। उत्तक से मिलकर क्या बनते हैं? अंग। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक उत्तक में समान प्रकार के कोशिकाएं मौजूद रहते हैं, लेकिन एक अंग में भिन्न भिन्न तरह के उत्तक मौजूद होते हैं। एक अंग के अंतर्गत हो सकता है उसमें संयोजी भी हो, इपिथेलियम भी हो, वगैरह वगैरह कुछ और हो। क्लियर है? तो अंग जो है उत्तकों से मिलकर बने होते हैं, और अंग के लिए यह जरूरी नहीं कि वो एक ही प्रकार के उत्तकों से मिलकर बना हो। जैसे उत्तकों के लिए जरूरी है कि वे एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनी होनी चाहिए, उसी तरह अंग तंत्र जो है किससे मिलकर बने हो। और एक अंग तंत्र में एक प्रकार के ही अंग नहीं रहते हैं, अलग अलग कार्य करने वाले अंग, लगभग एक समान नहीं, कुछ अलग अलग कार्य करने वाले अंग मिलकर ही क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और अंग तंत्र मिलकर के शरीर बनता है दोस्तों। बहुकोशिका तरह का तो कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, उत्तक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला कथन जो है सही है। दूसरा, उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। बिल्कुल नहीं, एक कोशिकीय में उत्तक नहीं पाए जाते। उत्तक का संबंध केवल बहुकोशिकीय से। जो एक कोशिकीय जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब के शरीर में केवल एक कोशिका है, और एक कोशिका उत्तक नहीं बना सकती है। उत्तक कम से कम को एक से अधिक कोशिकाएं होनी चाहिए। तो ये कथन बिल्कुल क्या है आपका? गलत है, क्योंकि एक कोशिकीय जीवों में उत्तक नहीं पाए जाते हैं। उत्तक केवल बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। और यह भी जरूरी नहीं है कि बहुकोशिकीय है तो उत्तक होगा ही होगा। यानी कुछ ऐसे बहुकोशिकीय जीव हैं जिसका शरीर बहुकोशिकीय है, लेकिन उसमें कोई उत्तक नहीं है। ठीक है? तो सभी बहुकोशिकीय जीवों में भी उत्तक नहीं पाए जाते। पोरीफेरा का नाम सुने हैं? एक जीवों का समूह है पोरीफेरा। ये समुद्र में रहने वाले जीव है, समुद्र में, और ये बहुकोशिकीय है, लेकिन इसके शरीर में कोई उत्तक। तो ऐसे कुछ बहुकोशिकीय जीव भी है जिनके शरीर में उत्तक नहीं है। तो दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। पादप तथा जंतु दोनों में उत्तक पाए जाते हैं। बिल्कुल, और हम पढ़े भी, पौधे में 2 प्रकार के, जंतु में 4 प्रकार के। तो ये क्या है? कौन सा कथन सही है? 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। क्लियर है? दूसरा प्रश्न। तीसरा नंबर कह रहा है, और इसके बारे में हमको याद है, डिटेल से बताए थे आप लोगों को। पौधों तथा जंतु दोनों की कोशिकाएं लगभग एक समान ही होती है। कहने का मतलब यहां है कि पौधे और जंतु दोनों में यूकैरियोटिक ही पाए जाते हैं। फिर दोनों के उत्तकों
दोनों के उत्तकें एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि पौधे में कोई गति नहीं होता है, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। बिल्कुल, अर्थात जंतु को एक ऐसे उत्तक की आवश्यकता है जो उन्हें गति करा सकते हैं, जबकि पौधे को एक ऐसे उत्तक की आवश्यकता है जो उसे एक स्थान पर मजबूती से खड़ा रह सके। दोनों की आवश्यकताएं अलग है, इसीलिए दोनों के उत्तक क्या है, अलग है। यही कारण तो है ही। बी पढ़ लीजिए आप, बी लगता है कारण है। पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहता है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। बिल्कुल, ये भी एक कारण है। ग्रोथ का जो तरीका है पौधे और जंतु में वे भिन्न है, इस कारण भी दोनों के उत्तक क्या है, भिन्न है। जंतु और पौधे के अंगतंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं कि बिल्कुल होते ही नहीं है। जहां एक और जंतु में अंगतंत्र होते हैं, पौधे में उत्तक तंत्र होते हैं। पौधे में क्या होते हैं, उत्तक तंत्र होते हैं। तो पौधे और जंतु के उत्तक अलग अलग होते हैं, जबकि कोशिकाएं दोनों का यूकैरियोटिक ही है। इसका क्या कारण है, उपर्युक्त में तीनों कारण ए बी सी बी इसका कारण है दोस्तों। इसका आंसर डी होगा, डी। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था, ठीक है, मेयर ने किया था। और हिस्टोलॉजी आप जानते हैं, इसी के अंतर्गत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, पौधे का भी और जंतु का भी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उत्तकों के उत्पत्ति या उत्तकों की संरचना, उत्तकों के कार्य के बारे में पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं। और टर्म यूज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है, मेयर है। एक विशेष कार्य करने वाले, एक विशेष कार्य करने वाले मतलब एक ही कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह निश्चित ही क्या कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा, उत्तक कहलाएगा दोस्तों। इसका सबसे सटीक, देखिए इसमें अंग तो नहीं होगा, बहुकोशिका भी नहीं होगा, क्योंकि इस नाम का कोई शब्द है नहीं, कोशिकीय संरचना भी नहीं होगा, उत्तक होगा दोस्तों, उत्तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन आपके ये कह रहा है कि किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। एक उत्तक में जितने भी कोशिकाएं होते हैं, उनके आकार, उनकी उत्पत्ति और उनके कार्य, तीन चीज बिल्कुल क्या होते हैं। या उत्तक बनने का शर्त ही यही है कि कोशिकाएं के कार्य, उनकी उत्पत्ति मतलब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से जो कोशिका उत्पन्न होते हैं, वो उत्पत्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। अर्थात मियोसिस और माइटोसिस, विभाजन के द्वारा अगर दो कोशिकाएं बने हैं तो दोनों आपस में मिलकर उत्तक नहीं बना सकती। एक ही प्रकार से उत्पन्न हुए कोशिका जिनके कार्य समान है, जिनके आकार समान है, वही उत्तक बना सकता है। कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है। बिल्कुल ये भी सही है। कुछ में, उदाहरण के लिए आप जैसे जाइलम फ्लोएम लिए, जाइलम फ्लोएम में 4 प्रकार के कोशिकाएं थे। या मानव का आरबीसी ले लीजिए, आरबीसी के अंतर्गत मानव का ब्लड ले लीजिए, ब्लड एक उत्तक है, उसमें 3 अलग अलग आकार के कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो जंतुओं में भी कुछ उत्तक ऐसे हैं और पौधों में कुछ भी उत्तक ऐसे हैं जिनमें एक अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं जो अलग अलग कार्य करती है, फिर भी वो मिलकर उत्तक बनाए हुए हैं। तो दोस्तों यहां पर दोनों ही कथन आपका क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत। पादपों में, प्लांट में विभाजोत्की
यानी कि मेरी एस्टिमेटिक उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मेरी एस्टिमेटिक उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, यह मृत उत्तक है और काष्ठ में परिवर्तित होता है। जब ये विभाजोत्तकी की बात होगी वो विभाजन करेगा, अब विभाजन करेगा तो तब वो जीवित रहेगा। एक मृत कोशिका विभाजित ग्रोथ कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है मतलब उसमें कोई निर्जीव पदार्थ जमा होते रहे, वो फूल सकता है, मोटा हो सकता है, लेकिन वो विभाजित होकर नया नहीं हो सकता है। यह कथन विभाजोत्तकी के संदर्भ में बिल्कुल गलत है, क्योंकि विभाजोत्तकी जीवित कोशिकाओं के बने होते हैं। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को लचीलापन प्रदान करते हैं। लचीलापन हम जानते हैं कोलेनकाइमा प्रदान करता है। कौन? लचीलापन कोलेनकाइमा प्रदान करता है, और कोलेनकाइमा परमानेंट टिश्यू है। यह मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू यह भी क्या है? गलत है। सी नंबर, ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। बिल्कुल नहीं, ये विभाजोत्तकी सभी पौधे में होते हैं, सभी पौधे में। और सब उत्तक जैसे कि जाइलम फुलम की बात करिएगा वो किसी कुछ पौधे में नहीं भी होते हैं, लेकिन विभाजोत्तकी उत्तक न सिर्फ सभी पौधे में होते हैं, बिल्कुल कोई भी पौधा जब अंकुरित होता है ना, अंकुरन के बाद जो विकास होता है, उस विकास की प्रक्रिया में उसके शरीर में जो पहला उत्तक बनते हैं वो कौन बनते हैं? मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू पौधे के शरीर में बनने वाला प्रथम उत्तक है दोस्तों। इसके बाद ही परमानेंट बनता है। तो यह भी गलत है, ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। ये बात कॉर्क के लिए सही है। किसके लिए? कॉर्क के लिए सही है। इसका मतलब सही कौन है? क्योंकि एबीसी क्या है? गलत है। अब यहीं तक प्रश्न बन चुका है। अब मान लीजिए एग्जाम में डी नंबर वाला जो बात है वो आपको समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन समझ भी ना है तो भी आंसर यही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। ठीक है, फिर भी पढ़ते, इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। बिल्कुल, चाहे लंबाई में वृद्धि की बात करिए, चाहे मोटाई में वृद्धि की बात करिए, वो किसके द्वारा होता है? तो डी नंबर विभाजोत्तकी के बारे में बिल्कुल क्या है? सही है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों के विभाजोत्तकी उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। बिल्कुल, ये तो सही है। ए नंबर में बिल्कुल सही है विभाजोत्तकी उत्तक के बारे में। बी, इस उत्तक के कोशिकाओं की रसधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती है। गलत है, विभाजोत्तकी उत्तक में रसधानियां होती ही। मेरी एस्टिमेटिक टिश्यू में वैक्यूल यानी कि रसधानियां बिल्कुल नहीं पाई जाती है। रसधानियां केवल अस्थायी उत्तक में ही पाया जाता है। तो यहां पर ये बी नंबर जो है ये गलत है दोस्तों। इसके कोशिका का न्यूक्लियस केंद्रक बड़े होते हैं। बिल्कुल, इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल, और विभाजोत्तकी उत्तक में कोशिका रस इसलिए होती है क्योंकि वे लगातार विभाजन करते रहते हैं, और लगातार विभाजन करते रहने के लिए उसे कोशिका द्रव ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और कोशिका रस कोशिका द्रव या जीव द्रव बनाने में सहायक होते हैं। शीर्षात विभाजोत्तकी शीर्षात यानी एपिकल। ठीक है, एपिकल मेरी एस्टिमेटिक जो है वह दोस्तों लेंथ यानी कि लंबाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। लंबाई इसी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होता है। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। देखिए,
वैसे तो इसका आंसर आप पकड़ लिए हैं, लेकिन प्रश्न कर रहा उत्तक के बारे में बताने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लगता है कि बोर्ड को हिंदी को रूपांतरित करने में, क्योंकि परीक्षा जब देते हैं उसमें इंग्लिश में क्वेश्चन को फिर उसका हिंदी अनुवाद किया जाता है, तो वही दिक्कत हो गया दोस्तों। अगर ये प्रश्न है कि वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो प्राथमिक वृद्धि मतलब किसमें वृद्धि? लंबाई में वृद्धि। और लंबाई में वृद्धि का मतलब कौन? एपिकल, ठीक है, यानी कि शीर्षक विभाजोत्की, शीर्षक विभाजोत्की। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में ही हमें आंसर देना है तो निश्चित तौर पर सबसे सटीक आंसर क्या होगा? ए होगा दोस्तों। लेकिन वास्तव में जो पूछ रहा है उसके अनुकूल प्रश्न में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वह कौन है? एपिकल है। सेम क्वेश्चन सेम डिस्कशन, आंसर क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत है इस प्रश्न में? आगे बढ़े। संवहन उत्तक ऑनलाइन आज चल रहा है एकदम। ऑनलाइन वाले का एक प्रॉब्लम और भी रहता है कि हम लोग का कमेंट नहीं देखते हैं। अब कमेंट नहीं देखते तब इतना समय लग जाता है, देखेंगे तो क्या हाल होगा। कमेंट देखने का मतलब है 10 मिनट बर्बादी। और क्लास को ऐसे बढ़ाते हैं कि किसी कोई दिक्कत, क्योंकि हम भी विद्यार्थी लाइफ से गुजरे हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत होता है पता रहता है। जहां जहां देखते हैं ज्यादा दिक्कत होता है वहां वो समझिए और ज्यादा खोल देते हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। 12 नंबर, संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम। संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम को कहते हैं, संवहन उत्तक जाइलम फ्लोएम को। तो कह रहा कि जाइलम फ्लोएम में अवस्थित कैम्बियम वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम, ये क्या है? पार्श्व विभाजोत्की है, यानी कि पार्श्व विभाजोत्की ही कैम्बियम में कन्वर्ट होते हैं। पार्श्व विभाजोत्की की कोशिकाएं जब विभाजन करने की क्षमता खो देती है तो वो किस में बदलती है? कैम्बियम में। और कुछ कैम्बियम सीधे एपिडर्मिस पर आकर छाल का निर्माण करती है। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए कैम्बियम, ठीक है, और कैम्बियम का निर्माण किससे होगा? लेटरल से। क्या होता है? हाँ, लेटरल, यानी कि पार्श्व विभाजोत्की किसका निर्माण करेगा? और पार्श्व विभाजोत्की की कोशिका जब विभाजन की क्षमता खो देगा ना दोस्तों, तब बनेगा कैम्बियम। और कैम्बियम में वृद्धि होने से जाइलम फ्लोएम फैलते हैं, जिससे पौधे की मोटाई में वृद्धि होते जाती है। आंसर कैम्बियम होगा। अगला, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए, तने का घेरे बढ़ने का मतलब है मोटाई, मोटाई ना। अब मोटाई किसके कारण? पार्श्व विभाजोत्की के कारण, लेटरल मेरिस्टेमेटिक कारण। कोई दिक्कत? 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पौधों के अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। बिल्कुल दोस्तों, विभाजन की क्षमता विभाजोत्की में होती है। किसमें? तो ये जो कथन है बिल्कुल क्या है? विभाजोत्की उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधों में अस्थायी उत्तक बनता है। बिल्कुल, दोनों कथन क्या है? सही है दोस्तों, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, एक बीजपत्री बताए थे, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री के बारे में, ठीक है।
एक बीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि अर्थात क्या नहीं होती है? मोटाई। इसका मतलब मोटाई बढ़ाने वाला उत्तक कौन उत्तक नहीं है? कैम्बियम। या कैम्बियम नहीं रहता, इसका आंसर पार्श्व विभाजोत्की होता। क्या होता? पार्श्व विभाजोत्की होता, तो इसका आंसर कैम्बियम होगा दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभाजोत्की कहते हैं? प्राथमिक विभाजोत्की दोस्तों शीर्षक और शीर्षक का ही भाग कौन है? दोनों को कहते हैं, यानी सही आंसर क्या होगा? डी होगा, डी होगा। तो दोस्तों वास्तव में आपको बताए थे कि अंतर्वेशी इंटरसेलुलरी जो है वह एपिकल का ही भाग है। एपिकल बहुत तेजी से ऊपर जो जाते हैं तो कुछ बार उसका पीछे छूट जाते हैं और उसे ही क्या कहते हैं? तो दोस्तों सवाल पूछ रहा है कि जीवन चक्र के प्रारंभ में, और जीवन चक्र के प्रारंभ में हम जानते हैं पौधा का लंबाई बढ़ता है, मोटाई नहीं बढ़ता है। यानी जीवन चक्र के प्रारंभ में पौधे में केवल लंबाई बढ़ाने वाले उत्तक यानी कौन उत्तक रहते हैं? चूंकि एक ऑप्शन डी जो है या ए और सी अलग तरह का है, तो हमें सबसे अच्छा आंसर कौन है? डी है। ठीक है, अगर मान लीजिए डी ऑप्शन नहीं रहता तब इसका आंसर क्या होता? लेकिन अगर डी होने के कारण तब इसका सबसे सटीक आंसर क्या है? डी। दोस्तों कभी कभी एक से ज्यादा ऑप्शन आपको सही लगेंगे एग्जाम में, तो प्रश्न में ही पहले क्या है कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका चयन करना है। यहां पर देखिए विकल्प ए भी सही है, विकल्प डी भी सही है, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? डी है, क्योंकि अंतर्वेशी इसी का भाग है दोस्तों। आइए 18 नंबर, संवहन उत्तक का निर्माण किस विभाजोत्की से? पार्श्व विभाजोत्की के लेटरल से दोस्तों। हाँ हाँ, क्या पार्श्व विभाजोत्की? पार्श्व उसमें कई तरह के परमानेंट होते हैं, लेकिन अधिकांश पार्श्व विभाजोत्की के उत्तक ही जब विभाजन की क्षमता खोते हैं ना तो जाइलम फ्लोएम कैम्बियम बनाते हैं दोस्तों। बैठिए 19 नंबर, मृदु उत्तक किस प्रकार के उत्तक हैं? हाँ, पेरेन्काइमा सिंपल है, सिंपल पेरेन्काइमा सिंपल, कोलेनकाइमा सिंपल, एस्केलेन यानी काइमा सिंपल। क्लियर ना? 20 नंबर, निम्नलिखित में किस उत्तक में जीवित कोशिका पेरेन्काइमा में भी और हो गई आंसर, लेकिन इसमें कौन? मृत कोशिका। याद है, भूल गए? मृदु उत्तक का मुख, मृदु उत्तक पेरेन्काइमा का मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थों का क्या करना? संग्रह करना। अगला बढ़ गया आगे क्या? नहीं, ठीक है। अच्छा, पेरेन्काइमा जलीय पौधा में ना आपको बताए थे कि पेरेन्काइमा, एक बार ध्यान दीजिए, पेरेन्काइमा जो है दोस्तों इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत है, तो उसके इंटरसेलुलर स्पेस में क्या हुआ था? भर गया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसका क्लास छूट गया है, तो पेरेन्काइमा उत्तक में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा, जिसके कारण जलीय पौधे, केवल जलीय पौधे के इंटरसेलुलर स्पेस में वायु भर गया। जब पेरेन्काइमा के इंटरसेलुलर स्पेस में वायु भर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एरेन्काइमा कहते हैं। तो एरेन्काइमा केवल और केवल हाइड्रोफाइटस मतलब जलीय पौधा। ठीक है, जलीय पौधा। जलोदबित यानी हाइड्रोफाइट्स किसकी उपस्थिति कारण?
अभी तुरंत देखे हैं वायु तक, यानी एरेनकाइमा जो है दोस्तों, एरेनकाइमा जो है वह जलीय पौधे को तैरने में ही मदद करते हैं। वह कौन सा उत्तक है जिनकी कोशिकाएं जीवित होती है? सेलुलोज तथा पेक्टिन की कोनों पर अलिग्लिन, यानी लिग्लिन नहीं रहता है। अलिग्लिनी का मतलब लिग्लिन नहीं, स्थूलन मतलब मोटा। तो कोशिकाएं जीवित कोनों पर मोटा, ये केवल कौन होता है? कोलेरेनकाइमा। ओके ओके, सी होगा सॉरी। कोलेरेनकाइमा तो पेरेनकाइमा ही है, कोलेनकाइमा सॉरी, कोलेनकाइमा होगा। कोलेनकाइमा ही कोना पर क्या था? मोटा था। और अलिग्नी इसलिए दे दिया है, लिग्लिन केवल किस में रहता है? मतलब इसमें अलिग्लिन नहीं होता, ये बात बता रहा है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तक केवल तरुण पौधे को आप क्या कह सकते हैं? शाकीय पौधा। तरुण पौधा को शाकीय पौधा कहा जाता है, पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं। तो ये कौन सा उत्तक है? स्थूल कोन उत्तक है, यानी कोलेनकाइमा है दोस्तों। कोलेनकाइमा शाकीय द्विबीजपत्री पौधे। चल रहा ऑनलाइन। ध्यान दीजिए दोस्तों, शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूरजमुखी, कद्दू। बात किसकी की जा रही है? तो आंसर क्या होगा? क्योंकि लचीलापन का गुण किसके कारण आता है? कोलेनकाइमा के कारण। तो दोस्तों, लचीलापन, प्रत्यास्था प्रदान करने वाला उत्तक कोलेनकाइमा है, स्थूल कोन उत्तक है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहता है? स्थूल कोन। बाकी सब रहता है। वायु तक भी जलीय पौधे के जड़ों में रहते हैं ताकि उसे तैरने में क्या कर सके? मदद कर सके। निम्नलिखित में किस उत्तक के कोशिकाओं के भित्ति लिग्लिन की बात कौन होगा? ऐसे क्लेरेनकाइमा दृढ़ उत्तक, इसी में केवल लिग्लिन पाया जाता है। लिग्लिन दृढ़ उत्तक एस्क्लेनकाइमा के अतिरिक्त और कहीं नहीं पाए जाते, और किसी कोशिका में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। उदाहरण, गुलाब का डंठल, अनार का डंठल, झाड़ी वाला पौधा का डंठल मोड़िएगा मुड़ेगा। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का कारण किसकी बहुतायत माना जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा क्या? कोलेनकाइमा। लेकिन कोलेनकाइमा ऑप्शन में आया ही नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही उत्तर तो हम जानते हैं। नम्यता प्रदान करने वाला उत्तक कोलेनकाइमा है, स्थूल कोन उत्तक है, लेकिन स्थूल कोन उत्तक ऑप्शन में। तो इसका सबसे सटीक आंसर अब क्या बच गया है? क्योंकि ये भी मजबूत बनाने वाला उत्तक है, तो स्थूल कोन नहीं है, इसलिए हमें आंसर क्या देना पड़ेगा? एस्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, एस्क्लेरेनकाइमा। लेकिन अगर ऑप्शन में हमें अगर कोलेनकाइमा रहता तो हम क्या मारते? कोलेनकाइमा। दोस्तों, ये पूछा हुआ प्रश्न है और बोर्ड के द्वारा भी आंसर क्या दिया गया है? दृढ़ोत्तक को ही दिया गया है दोस्तों, तो इसीलिए इसको आंसर सी होगा आपका। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस उत्तक की? बिल्कुल, रेशे
दृढ़ उत्तक, चाहे पटुआ की बात कर ले, चाहे सन की बात कर ले, चाहे जूट की बात कर ले, सब में दृढ़ उत्तक। लेकिन कपास में नहीं दोस्तों। कपास जो होते हैं उसके जो रुई होते हैं उसके बीज के बनते, बीज के रोम होते हैं। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण, और जब भी दोस्तों आवरण कठोर बनना है तो उसके लिए मजबूत उत्तक चाहिए, और मजबूत उत्तक इसमें कौन है? दृढ़ उत्तक एस्केलेरेन कायमा चाहिए, एस्केलेरेन कायमा दोस्तों। अगला प्रश्न, सुबेरिन। आप जानते हैं सुबेरिन किसमें पाया जाता है? कॉर्क में। और कॉर्क में आग नहीं लगता है जल्दी, कॉर्क से होकर जल गमन नहीं कर सकता है, कॉर्क से होकर हवा गमन नहीं कर सकता है। इतनी जो खूबियां कॉर्क में है वह सुबेरिन रासायनिक पदार्थ का है। सुबेरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों, जिसका रासायनिक फार्मूला काफी कॉम्प्लेक्स है। तो सुबेरिन एक कार्बनिक पदार्थ है। व्यापारिक कॉर्क कैम्बियम से, यानी वास्तव में कॉर्क वही कैम्बियम टिश्यू है जो वृद्धि के कारण एपिडर्मिस के परत पर आ जाते हैं। व्यापारिक मतलब ऐसा कॉर्क जो कॉमर्शियली जिसका बिजनेस किया जा सके, उसमें इस्तेमाल किया जा सके, वो बात पूछ रहा है दोस्तों आपसे। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क क्वेकर्स सुबेर, ये पौधा का नाम है, ठीक है। क्वेकर सुबेर क्या है? प्लांट का नाम है। और इस प्लांट के जो कॉर्क होते हैं उसका व्यापार किया जाता है, यानी कि उससे कई तरह के सामान बनाए जाते हैं। दोस्तों कुछ पौधे ऐसे हैं आपको बताया जिसके कॉर्स की क्वालिटी इतनी बेहतर होती है कि उनसे खेलों के सामान और कई तरह के व्यापारिक कार्य किए जाते हैं। तो वो पौधा जिसका कॉर्क बहुत ज्यादा कॉमर्शियली बिजनेस के रूप में इस्तेमाल होता है, वो पौधा का नाम क्या है? क्वेकर्स सुबेर है। क्या है? आगे आते हैं दोस्तों। मृदु उत्तक की कोशिकाएं गोलाकार होती है, गोलाकार या अंडाकार, गोलाकार या अंडाकार। तो सबसे सटीक आंसर ऑप्शन आपका क्या है? ए है। अगला दृढ़ कोशिका की बात की जा रही है दोस्तों, एस्केलेरेन कायमा की बात की जा रही है, एस्केलेरेन कायमा की बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं एस्केलेरेन कायमा का कौन सा गुण नहीं पाया जाता। एक एक गुण को देख लेते हैं। यह मृदुतक का बना होता है? बिल्कुल नहीं। मृदुतक तो जीवित कोशिका का बना होता है, दृढ़ मृत कोशिका का बना होता है। इनकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होता है। बिल्कुल सही। कौन सा गुण नहीं पाया जाता? यही गुण नहीं। आपका आंसर क्या होगा? ए। अब तो बाकी सही होगा। ये कोशिका मृत और संकीर्ण अवकाश वाली। संकीर्ण अवकाश वाली का मतलब इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम, न के बराबर। इनकी कोशिकाएं बहुत लंबी और सिरे पर नुकुल है। बिल्कुल बताए थे। नारियल छीलते वक्त जो उसके रेशे निकलते हैं लंबे लंबे, वे कौन उत्तक होते हैं? एस्केलेरेन कायमा होते हैं। वो कौन उत्तक होते हैं दोस्तों? एस्केलेरेन कायमा होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, 36 का ए। अगला, निम्नलिखित में किस उत्तक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। ए में भी और विभाज्योतकी में तो नहीं पाया जाता, दृढ़ उत्तक में भी नहीं पाया जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। लेकिन मृदुतक में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मृदुतक में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला, पौधे से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? विद्युत रोधी, उष्मा रोधी होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों। इसकी कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं। कॉर्क मृत कोशिका है, मृत कोशिका। और मृत कोशिका मृत इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जीव द्रव्य क्या हो चुका रहता है? सूख चुका रहता है। तो अगर कॉर्क मृत कोशिका से है तो उसमें जीव द्रव्य नहीं होगा, उसका जीव द्रव्य सूख गया होगा। तो ये कथन जो है कॉर्क के बारे में बिल्कुल क्या है?
गलत है, इसका आंसर बी होगा। इसकी भित्ति से जल एवं गैस नहीं जा सकता है, बिल्कुल। यह हल्का होता है, जल्द इसमें आग नहीं लगती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बी नंबर कॉर्क के बारे में सरासर गलत है, सरासर। बिलामेन उत्तक की आवश्यकता नमी का अवशोषण करने लिए होता है, ठीक है। बिलामेन उत्तक नमी को अवशोषित करने वाला, वायुमंडल से नमी अवशोषित करने वाला उत्तक है। किस प्रकार के जड़ में बिलामेन उत्तक पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों अधिपादप मूल में पाया जाता है, इंग्लिश में एपीफाइटिक रूट। कुछ पौधे जो है ना अपना जीवन यापन किसी दूसरे पौधे पर चढ़कर करते हैं, ठीक है। कुछ पौधे केवल दूसरे पौधे पर फैलकर अपना जीवन यापन पूरा करते हैं, वैसे ही पौधे को क्या कहते हैं, एपिफाइटिक। ऐसे पौधे में जड़ नहीं होते, जैसे एक अमरबेल का पौधा है, अमरबेल का पौधा में कोई जड़ नहीं होता है, वो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, वे परजीवी पौधा है। अब कहिएगा जड़ नहीं होता तो वे जीवित कैसे रहते हैं, तो अमरबेल के पौधे में ऐसे ऐसे उत्तक पाए जाते हैं जो उत्तक किसी दूसरे पौधे जिस पर वो चढ़ा हुआ है, जिस पर वो फैला हुआ है, उस पौधे के फ्लोएम में और जाइलम में डायरेक्ट प्रवेश कर जाते हैं। अमरबेल लता वाला पौधा है जो परजीवी है, जिसमें जड़ नहीं होता है, या अमरबेल का पौधा हमेशा दूसरे पौधे पर चढ़ता है, तो ये पौधे जीवित कैसे रहते हैं। ये पौधे में ऐसे उत्तक होते हैं जो जिन पौधा पर वो आश्रित रहता है उसके फ्लोएम में और जाइलम में डायरेक्ट क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और जाइलम फ्लोएम से पानी भोजन का प्रवाह होते रहता है, वहीं अमरबेल अपने लिए खींचते रहता है अपने उत्तक से। और ऐसे पौधे में कुछ बिलामेन उत्तक पाए जाते हैं जो उत्तक लटके रहते हैं और वातावरण से क्या करते हैं, नमी को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, आर्किड में बिलामेन उत्तक अभी देखिए किसमें पाए जाते हैं, मूलों में पाए जाते हैं। किसमें, मूल मतलब जड़, लिख लीजिएगा इंग्लिश रूट। पौधों का सबसे बाहरी स्तर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, बाद पेरिसाइक्लिक को हिंदी में परिरंभ कहते हैं, मज्जा या पित्त। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस में यानी बाहरी परत में कौन सी परत होती है जो पौधे में जल हानि को रोकता है, क्यूटिकल। लिग्लिन कहाँ होता है, दृढ़ उत्तक में, एस्क्लेरन कायमा में, सुबेरिन कहाँ होता है, कॉर्क में, सुबेरिन कहाँ होता है, कॉर्क में, सुबेरिन कहाँ होता है, कॉर्क में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर, त्वचाजन डर्मेटोजन उत्तक शीर्षत विभोजोतकी से बनता है, यह निम्नांकित में किसमें विकसित होता है। डर्मेटोजेन का मतलब बाहरी परत का बनना, शीर्षत विभोजोतकी से बनता है, यह किससे विकसित होता है, बाहरी परत से, एपिडर्मिस से दोस्तों, ठीक है, एपिडर्मिस से विकसित होता है, सबसे बाहरी परत से। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक तंत्र पौधों का संपूर्ण मध्य भाग, और मध्य भाग कौन, ग्राउंड या फंडामेंटल, ठीक। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका काम, पौधे के शरीर में कितने उत्तक तंत्र, 3। पौधे का बाहरी भाग जिसका काम है सुरक्षा देना, जिसका काम है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, इसका काम है भोजन का पहले निर्माण करेगा तथा संग्रह, ठीक है, निर्माण तथा संग्रह। अब वास्कुलर सिस्टम परिवहन, ठीक है, परिवहन किसका, जल का, खनिज
लवण का, मिनरल्स का और भोजन का, ग्लूकोज सुक्रोज का। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? तो पौधे में अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों के शरीर में श्वसन तंत्र है, जनन तंत्र है, पाचन तंत्र है, क्या वैसा पौधा में है? नहीं। पौधा का पूरा शरीर इसी 3 उत्तक तंत्र से बना होता है। सबसे बाहर में ये, बीच में ये और सबसे अंत में। इनमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन लेता है? वास्कुलर। और सबसे कम एपिडर्मिस। दोस्तों सबसे कम एपिडर्मिस। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला दोस्तों, रंध्र और मूल रोम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में यानी कि सबसे बाहरी परत में होते हैं, क्योंकि मूल रोम जो है इसको पानी खींचना होता है और रंध्र को गैस लेना छोड़ना होता है। तो ये सबसे बाहर में रहेगा तब ना ये काम कर पाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे ध्यान दीजिए, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स। ठीक है, ठीक है, कॉर्टेक्स। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर जो परत है दोस्तों, कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद पेरीसाइकिल, उसके बाद पीथ, उसके बाद मेडुलरी रे, और सबसे अंत में जाइलम फ्लोएम यानी वास्कुलर। ऐसे हैं दोस्तों। तो सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइक्लिक के बाद पीठ के बाद सबसे भीतरी भाग वास्कुलर। ठीक है। और दोस्तों पौधे का शरीर इससे सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, ठीक है, ये है एपिडर्मिस, और उसके बाद क्या कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स, उसके बाद तो इस तरह बटा हुआ रहता है। क्लियर हो गया ना। तो अब सवाल करते हैं बाह्य त्वचा के ठीक नीचे क्या है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स भी 3 भाग में याद है ना। कॉर्टेक्स को भी हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस, इस 3 भाग में बांटते हैं दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं ना। आगे आते हैं दोस्तों। पौधे के इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस अभी तुरंत देखे ना। इंडोडर्मिस किसका भाग है, ध्यान रखिएगा। पौधे के इंडोडर्मिस और संवहन मंडल के बीच, इंडोडर्मिस किसका है और संवहन मंडल। तो इंडोडर्मिस संवहन मंडल के बीच पेरिसाइक्लिक है, पीठ है और मेडुलरी रेज है। देख लिया ना। तो इंडोडर्मिस और संवहन मंडल के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं। इसका आंसर तो ये भी होगा, और लगता है गलत सेट हो गया। इसका सब परफेक्ट आंसर डी दीजिए। ठीक है, वैसे इसका आंसर सी भी हो सकता है, लिख लीजिए बी और सी दोनों परीक्षा में, लेकिन प्राथमिकता किसको दीजिएगा, पेरिसाइक्लिक को। ठीक है, क्योंकि पीठ और मेडुलरी रेज महत्वपूर्ण परत नहीं है दोस्तों, लेकिन उसके तुलना में ये कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण परत है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैम्बियम के बताए थे, कैम्बियम के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है। ये जाइलम फ्लोएम के बीच में रहता है, बिल्कुल सही है। या एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में गलत। एक बीजपत्री के जाइलम फ्लोएम में यह नहीं रहता है, एक बीजपत्री के जाइलम फ्लोएम में यह नहीं रहता दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल उत्तक तंत्र के अंतर्गत शामिल है। कॉर्टेक्स, परिरम, मज्जा, और ये सब ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम है, जिसका काम भोजन का निर्माण और उसका संग्रह करना है।
पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ का निर्माण उसका। पौधों को गर्मी सर्दी परजीवी से बचाने का काम एपिडर्मिस का है। पानी और भोज्य पदार्थ को पत्ती तक पहुंचाना वास्कुलर का ये काम है, यानी ये काम जो है मुख्य काम जो है भरण यानी कि ग्राउंड या फंडामेंटल। भरण उत्तक तंत्र का अंग्रेजी नाम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम हुआ। समझे दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अजैव पदार्थ, अजैव का मतलब होता है निर्जीव, अजैव का मतलब, अजैव का मतलब सजीव, ठीक है। अजैव पदार्थ, अब क्या हुआ अजैव पदार्थ? जैसे कार्बोहाइड्रेट अजैव पदार्थ है, प्रोटीन अजैव पदार्थ है, मिनरल्स अजैव पदार्थ है। तो ये सब कहां संचित होता है? तो ये सब एक विशेष प्रकार के कोशिका अंगक जो पौधे में होते हैं उसका नाम क्या है? इडियोप्लास्ट। इडियोप्लास्ट में संचित होता है, ठीक है, इडियोप्लास्ट में, ठीक है, समझ गए। और इसमें समझना है, इसको सीधे याद रखना है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। वास्तव में बायोलॉजी का पॉइंट बहुत क्षेत्र काफी विकसित है दोस्तों, हम सारी चीज को डिस्कस करने में संभव नहीं है। 53 वह संवहन मंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम, जाइलम 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 के दोनों ओर फ्लोएम, ऊपर भी फ्लोएम, और ये कौन है? बायकोलेट्रल। ये कौन है? बायकोलेट्रल। क्लियर? और यह संवहन मंडल कहां? एक बीजपत्री, क्योंकि आपको बताया तभी इससे पहले, और यह संवहन मंडल ही ऐसा संवहन मंडल है जिसमें कैम्बियम नहीं था, केवल जाइलम फ्लोएम, वो भी एक दूसरे से अलग अलग था। और आप इससे पहले पढ़े हैं कि एक बीजपत्री में कैम्बियम, तो निश्चित तौर पर एक बीजपत्री में बायलेटरल कोलेट्रल और बायकोलेट्रल रहना संभव नहीं है। आइए दोस्तों, स्टील परत, स्टील परत जो है परिरंभ, संवहन पुल तथा मज्जा, ये तीनों मिलकर बनता है। परिरंभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीसाइक्लिक। संवहन पुल यानी वास्कुलर बंडल और पिथ, आप देख ही रहे। इन तीनों को सम्मिलित रूप से दोस्तों स्टील परत भी कहते हैं। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? स्टील परत कहते हैं। ये भी दोस्तों हमको याद रखने वाला प्रश्न है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते दोस्तों। एक वृक्ष की आयु कैसे पता लगाया? वार्षिक वलय को गिनकर, जितना वार्षिक वलय उतना आयु। वार्षिक वलय की वृद्धि वलय में शामिल होते हैं दोनों, बसंत काठवी और शरद काठवी। दोनों का कलर क्या होता है? अलग अलग होता है दोस्तों। बसंत काष्ठ हल्के रंग के होते हैं, बसंत काष्ठ हल्के रंग के होते हैं, शरद काष्ठ गहरे रंग के होते हैं। अलग अलग रंगों के कारण ये क्या बना लेते हैं? वलय। और एक साल में कितना वलय? एक वलय। निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनता है? दोस्तों अंतररंभीय एदा, इंग्लिश में लिख लीजिए इंटरनल कैम्बियम। इंटरनल कैम्बियम मतलब वो कैम्बियम नहीं जो वृद्धि के साथ साथ कॉर्क बनने के लिए बाहर आ गया है, कॉर्क बनने के लिए बाहर आ गया, उस कैम्बियम के द्वारा नहीं, बल्कि जाइलम और फ्लोएम वाला जो कैम्बियम है वही वृद्धि बनाने के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। एक वृक्ष के पुराने अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि मोटाई, ये हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में 50 वार्षिक वलय मिलते, तो इसका आयु कितना? 50।
एक वार्षिक वलय एक वर्ष की वृद्धि को दर्शाता है। एक वार्षिक वलय एक वर्ष की वृद्धि को दर्शाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे जलवायु सालों भर लगभग है। और आप जानते हैं दोस्तों, ऋतु परिवर्तन नहीं होगा तो वृद्धि एक समान होगी, और एक समान वृद्धि में वार्षिक वलय बनना संभव नहीं है। वार्षिक वलय बनना संभव नहीं है। तो समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें जलवायु विभिन्नता क्या होता है। और इसका आंसर डी होगा, डी। स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है, यानी सालों भर मौसम एक समान होती है, इसीलिए ग्रोथ भी एक समान होता है। एक समान ग्रोथ होगा तो वलय बनेगा ही नहीं, सॉरी, तो दिखाई क्या देगा। पुराने प्लेट को जब काटा जाता है तो बीच के केंद्रीय भाग में जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे हार्टवुड भी कहते हैं, डोरामेन भी कहते हैं, सारिल भी कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, साल भी कहते हैं। यही सबसे मजबूत लड़की है। देखिए दोस्तों, और लकड़ी 62 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है। बिल्कुल दोस्तों। रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती है। बिल्कुल। रस्ट काष्ठ बहुत कमजोर है। जालम फ्लोएम इसी भाग में सबसे ज्यादा रहकर परिवहन के कार्य को संपन्न करती है। दोस्तों, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, सी। देखिए, इस तरह का प्रश्न जो है ना, खासकर एनडीए सीडीएस सबका जब एग्जाम दीजिएगा ना या देते उसी समय ज्यादा आता है। दरोगा में देखिए इस तरह के प्रश्न कम आते हैं, फिर भी आप लोगों को इसलिए करवा देते हैं कि आ भी गए तो अब बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर ऐसे प्रश्न एनडीए या सीडीएस के एग्जाम, और उसी का ये क्वेश्चन है, उसी के क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन सब आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों, प्रश्न जितने भी तरह से पूछा जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहने के बाद दिक्कत हो रहा है बनाने में, हो रहा है, तो अगर समझ चुके हैं, समझ चुके हैं सारे बातों को, तो फिर आपको कोई भी प्रश्न हल्का हो या भारी हो बनाने में कोई दिक्कत नहीं। और आजकल दरोगा की स्थिति ऐसी है, क्या पूछ दे कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है, सिलेबस से बाहर पूछ नहीं सकता है, इसीलिए पूरा सिलेबस आपके सामने रख रहे हैं कि टॉप करने के अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं हो। आइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, सी। यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है? तो 207 फीट होगा। अगर पौधे में वृद्धि देखेंगे ना, मान लीजिए ये तना है, तो तना के लंबाई में बढ़ेगा। ये कौन दोस्तों, एपिकल। अब एपिकल जो विभाजन करता है दोस्तों, तो विभाजन करके नया कोशिका ऊपर बनते जाता है, ठीक है। नया कोशिका जो बनता है ऊपर बनते जाता है। ये विभाजोत्की है ना, नया कोशिका बनाया, ये विभाजोत्की है, नया कोशिका बनाया, इसके ऊपर चढ़ गया, फिर नया कोशिका इसके ऊपर। अब ये कोशिका जहां पर है वहीं पर है, यानी कील आप अगर इस उत्तक पर ठोके हैं तो यह उत्तक अंतिम समय तक अपने जगह पर ही है। वृद्धि जो हुई है वो वृद्धि पौधे में कैसे हुई है, नए नए कोशिकाओं के बनने के बाद। लेकिन कील तो आपका पहले वाले पर न ठोका हुआ है, और वो उत्तक अपने जगह को परिवर्तित कर रहा है। अगर वह उत्तक अपने जगह को परिवर्तित नहीं कर रहा है तो कील जो आप ठोके हैं वो परिवर्तित होगा जगह, वो 7 फीट पर है, 7 फीट पर आ जाएगा। तो पौधे में वृद्धि नीचे से ऊपर नहीं, नए नए कोशिकाओं के जुड़ने से होता है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 फीट हो जाएगा, 7 फीट हो जाएगा दोस्तों।
जटिल ऊतक बना होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिका का। क्लियर है ना? चालिनी नलिका तथा सह कोशिका फ्लोएम में, सीवी ट्यूब और कंपेनियन सेल किसमें पाया जाता है? फ्लोएम में पाया जाता है दोस्तों। आगे, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से? 4 तत्वों से, जाइलम का भी और फ्लोएम का भी। अगला, संवहन ऊतक का निर्माण पार्श्व विभाजोत्की द्वारा। संवहन ऊतक का निर्माण पार्श्व विभाजोत्की के द्वारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक के द्वारा होता है दोस्तों, लेटरल मेरिस्टेमेटिक के द्वारा होता है। अगला, इनमें कौन जाइलम तत्व नहीं है? सीवी ट्यूब्स। सीवी ट्यूब्स जो है दोस्तों ये फ्लोएम का है, ये जाइलम का। वुड फाइबर को जाइलम फाइबर भी कहते हैं। वुड फाइबर को क्या कहते हैं? जाइलम फाइबर भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अट्रैक्टिव वेसल तो आप जान ही रहे हैं। फ्लोएम का एक परिपक्व चालिनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है। फ्लोएम का एक परिपक्व चालिनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है किसके कारण? मृत के कारण। कहने का मतलब चालिनी नलिका मृत कोशिका है, सॉरी जीवित कोशिका है, जबकि वाहिका क्या है? मृत कोशिका है। ठीक है। आओ 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट, एक बार फिर से पढ़ते हैं। फ्लोएम का एक परिपक्व चालिनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है, यानी कि फ्लोएम के सीवी ट्यूब्स और वाहिका यानी कि बेसल्स, इनमें किसको लेकर अंतर है? कोशिका द्रव के अभाव बिल्कुल वाहिका में कोशिका द्रव नहीं होता है और चालिनी नलिका में होता है। क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में यही होगा, यानी चालिनी नलिका में केंद्रक नहीं होता दोस्तों, चालिनी नलिका में केंद्रक नहीं होता है, जबकि वाहिका में केंद्रक होता है। क्या हुआ? हाँ, वाहिका में वो जाइलम को ले रहा है। हाँ, तो जाइलम में वाहिका जो होता है वो क्या कहते हैं? जीवित सेल होता है, जबकि इसमें वो एम सेल होता है, जाइलम में चलेगा। फ्लोएम का एक परिपक्व चालिनी नलिका कह रहा है, परिपक्व चालिनी नलिका, समझ रहे हैं? हाँ, इस जाइलम का हुआ वयस्क थी बच्चा वाला स्वरूप नहीं करे। परिपक्व जालिनी नलिका में, परिपक्व जालिनी नलिका में केंद्रक नहीं होता है, समझे? न्यूक्लियस नहीं होता है और वाहिका में होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आगे आइए। शुरुआत में जाइलम नलिका जब बनते हैं, शुरुआती अवस्था में उसका न्यूक्लियस रहता है, और जैसे जैसे चालिनी नलिका वयस्क होते जाता है उसमें केंद्रक नहीं होता है। 70 नंबर, जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन का कार्य करते दोस्तों? इसका आंसर होगा वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। वाहिनिकाएं और जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? ठीक है, जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? कौन सा तत्व जी? हाँ, मृदु तक तो वैसे भी जानते हैं कि जीवित कोशिका का बना होता है, जहां भी रहेगा मृदु तक वो जीवित कोशिका का। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? हाँ, तंतु, ब्लास्ट तंतु। ब्लास्ट तंतु को फ्लोएम फाइबर भी कह सकते हैं या ब्लास्ट फाइबर भी कह सकते हैं दोस्तों। आगे, फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थों के संवहन का काम करता है? तो चालिनी नलिका, चालिनी नलिका करता है दोस्तों। चालिनी नलिका में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करना, चालिनी नलिका में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है, मदद करता है दोस्तों सह कोशिका। कौन कोशिका? इसका नाम है सह कोशिका, मदद करने वाला, सहायक कोशिका भी कहते हैं इसको। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता, मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है?
फ्लोएम तंतु या ब्लास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर इंग्लिश में आ गया है दोस्तों। फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है दो चालनी नलिकाओं के बीच, यानी कि दो चालनी नलिका जो होता है ना, उसी कोशिकाओं के बीच एक चालनी पट्टी पाई जाती है, सीबी प्लेट पाया जाता है। पट्टी को इंग्लिश में प्लेट बोलेंगे। आगे आइए। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है तो आहार वहन के लिए, ठीक है, भोजन परिवहन के लिए। पौधे में जाइलम जिम्मेदार है जल तथा खनिज लवण, जल तथा खनिज लवण के परिवहन के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। आगे आते हैं। शाखाओं की पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? तो शाखाओं की पत्तियां झड़ती है तब जब कौर के बाहर क्या बन जाता है? बिलगन परत बन जाता है दोस्तों। बिलगन परत, बिलगन परत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये दोस्तों एपिकल मेरिस्टेमेटिक के ही फंक्शन में जब चेंज होने लगता है तो वही उत्तक इस परत का निर्माण करता है, जिसके बाद वहां का पत्तियां फल सब कुछ वृक्ष से अलग हो जाते हैं। निम्नलिखित में किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत दिया था दोस्तों? जेसी बोस से, ठीक है, जगदीश चंद्र बोस या बसु, जो भी कह लीजिए, जगदीश चंद्र बसु या जगदीश चंद्र बोस, इनके बारे में पढ़े होंगे। बिहार बोर्ड के हिंदी के किताब में इनके बारे में एक स्टोरी है बहुत अच्छा सा, तो जो बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे इसके हिंदी की किताब में इसके बारे में पढ़े होंगे। याद है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का काम करता है? तो सुरक्षा परत का काम कौन करता है? एपिथेलियम। सुरक्षा परत का काम कौन करता? लगता है पौधे का इलाका समाप्त हो चुका है। अब निम्नलिखित में कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? अब घाव त्वचा पर न होते हैं, अधिकांश घाव का संबंध हमारी त्वचा से है। अब त्वचा में कौन उत्तक है? एपिथेलियम। तो घाव भरने में भी सहायता कौन करेगा? एपिथेलियम, यानी कि उपकला उत्तक करेगा। कौन उत्तक करेगा? उपकला उत्तक। निम्नलिखित में कौन उत्तक लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि और पाई जाती है? कुबाइडल। एपिथेलियम चार प्रकार के एपिथेलियम, जिसमें सल्की किसमें पाया जाता है? त्वचा में, ठीक है। पक्षमल यानी कि प्रक्षमल जो है उस भाग में पाए जाते हैं जिस भाग में दोस्तों क्या होता है? हवाओं का गमन होता है एक भाग से दूसरे भाग में, या कोई अन्य पदार्थों का गमन होता है। तो कुबाइडल एपिथेलियम के द्वारा ही लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि बनता है। कुबाइडल एपिथेलियम के द्वारा उन सभी ग्रंथियों का निर्माण होता है जो आपके नोट में दिया हुआ है। और जो ग्रंथियां त्वचा के ऊपरी और भीतरी परत यानी डर्मिस और एपिडर्मिस परत में कोई भी ग्रंथि है, वे इन सभी ग्रंथियों का निर्माण कौन करता है? कुबाइडल करता है। आगे आते हैं दोस्तों। अंगों को विसरण, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एपिथेलियम। एपिथेलियम उत्तक का मुख्य काम अंगों को सुरक्षा देना है, लेकिन उसके अलावे ये विसरण करने में मदद करते हैं। इसी उत्तक सेक्रेशन करने में मदद करते हैं। इसी उत्तक के द्वारा एब्जॉर्प्शन भी होता है दोस्तों, यानी कोई भी अंग जो अवशोषण कर रहा है उस अंग में अवशोषण कराने का कार्य उस अंग में उपस्थित कौन उत्तक करेंगे? एपिथेलियम करेंगे। जैसे छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत के उस ऊपरी परत पर एपिथेलियम है जो भोजन को क्या कर रहा है? अवशोषण कर रहा है। इसी तरह सेक्रेशन करने में, इसी तरह विसरण करने में मदद करने वाला जो उत्तक है वो एपिथेलियम ही है। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है सल्की से। सल्की उपकला उत्तक स्क्वेमस एपिथेलियम का मुख्य कार्य दोस्तों त्वचा का निर्माण ही करना था। अगला, निम्नलिखित में किस एपिथेलियम उत्तकों के कोशिकाओं में माइक्रोविलाई तथा सीलिया पाए जाते हैं? स्तंभाकार, ठीक है। स्तंभाकार, ये तो इसमें दोनों दिया हुआ है। सीलिया पाया जाता है सिलिएटेड में, माइक्रोविलाई पाया जाता है
फिर भी सटीक आंसर है दोस्तों स्तंभाकार यानी कि कोलुमनर। बताए थे कोलुमनर ऊतक के कोशिकाओं को अगर माइक्रोस्कोप से देखे तो कोलुमनर एपिथेलियम यानी स्तंभाकार एपिथेलियम का ऊतक की कोशिकाएं माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह नजर आएंगे। और यह ऊतक जो इस तरह का नजर आता है दोस्तों, इसी ऊतक के ऊपरी भाग में दोस्तों, इसी ऊतक के ऊपरी भाग में फाइबर के समान स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, फाइबर के समान, ठीक है। और इसी ऊतक को दोस्तों, इसी ऊतक को कहते हैं माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं। तो इसका स्तंभाकार होगा, लेकिन प्रश्न का जो ये पार्ट दिया हुआ सीलिया, ये पक्षमल में पाया जाता है, सीलिएटेड में पाया जाता है। फिलहाल माइक्रोविलाई सीलिया दोनों दिया है। सटीक आंसर दोस्तों आपका कोलुमनर है, कोलुमनर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं की संख्या कम तथा अंतराकोश के पदार्थ अधिक। ये सरासर गलत है। एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं में जरा सा भी इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, जरा सा भी नहीं, ये गलत है। संयोजी ऊतक में अंतराकोश के पदार्थ नहीं पाए जाते, बिल्कुल पाए जाते हैं। और अंतराकोश के पदार्थ के कारण ही संयोजी ऊतक की आकृति तय होती है। तो दोनों ही कथन आपका क्या है? गलत है। यहां पर एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं में, एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाएं ही कोशिकाएं होती है। एपिथेलियम ऊतक के कोशिका में अंतराकोश के पदार्थ बिल्कुल भी नहीं होता है, अंतराकोश के पदार्थ बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? तो एपिथेलियम में इंटरसेलुलर स्पेस यानी अंतराकोश के स्थान ही नहीं होता, पदार्थ पहुंच रहेगा। लेकिन संयोजी ऊतक के कोशिकाओं के बीच ढेर सारे जगह खाली होते हैं जिसमें कोई ना कोई पदार्थ भरे होते हैं। तो दोस्तों दोनों कथन गलत है। आगे आते हैं। सल्की एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य है क्या करना? सुरक्षा करना। और त्वचा का निर्माण इसी सल्की एपिथेलियम के द्वारा होता है दोस्तों। पक्षाम्बी एपिथेलियम यानी कि सीलिएटेड, ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। पक्षाम्बी एपिथेलियम ट्रेकिया तथा गर्भाशय में। सीलिएटेड एपिथेलियम भी स्तंभाकार के समान ही होता है इसी तरह, लेकिन इसमें ऊपर में पतले पतले फाइबर लगे होते हैं इस तरह। यानी स्तंभाकार और सीलिएटेड में अंतर यही है कि ये है दोस्तों माइक्रोविलाई, ये है आपको माइक्रोविलाई, ये आपको क्या? सीलिया। तो ट्रेकिया गर्भाशय में, ट्रेकिया में हवा एक जगह से दूसरे जगह जाता है, गर्भाशय में ओभा एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में यह ऊतक के कोशिका का जो सीलिया है वो मदद करता है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में कौन सा ऊतक त्वचा एवं मांसपेशी अथवा दो मांसपेशी को जोड़ने का? ये एरिओलर है, अवकाशी संयोजी ऊतक है। कौन है दोस्तों? अवकाशी संयोजी ऊतक है, अवकाशी संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न, मोटापा किसके कारण? वसा ऊतक कारण। वसा ऊतक जो त्वचा के नीचे होते हैं, जिन्हें हम चर्बी के नाम से जानते हैं, इसी ऊतक की अधिकता से मोटापा आती है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक शरीर को गर्म रखने? वसा में। इंग्लिश में दोस्तों इसे एडिपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोज कहते हैं दोस्तों, एडिपोज कहते हैं। अगला प्रश्न, ऊंट का कुब्बर वसामय ऊतक से ही बना होता है। किस ऊतक से? और जब ऊंट को पानी की आवश्यकता होती है ना, तो इसी वसा का उसके शरीर में ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? और उसी ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जल बनते हैं दोस्तों। तो ऊंट के कुब्बर में वसा में ऊतक होता है, जिसका उपयोग वो जल निर्माण हेतु कर सकते हैं जब उन्हें जल की अत्यधिक जरूरत होती है। अगला, निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदे भरी होती है? तो वसा संयोजी ऊतक, एडिपोज में। अगला, निम्नलिखित में ऊतक कौन है? ऊतक कौन है? ऊतक कौन है? ब्लड,
अमाशय अंग है, यकृत अंग है, वृक्क यानी किडनी भी अंग है, लेकिन ब्लड उत्तक है, लेकिन ब्लड उत्तक है। अगला, निम्नलिखित में कौन उत्तक का उदाहरण है? लासिका, लासिका लिम्फ कौन उत्तक है? संयोजी उत्तक है। मस्तिष्क अंग है, यकृत अंग है, अमाशय अंग है। निम्नलिखित में कौन संयोजी उत्तक है? अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन, लिम्फ, ब्लड, एरिओलर, एडिपोज सब संयोजी उत्तक है। निम्नलिखित में कौन सा एक शरीर को गर्म रखने के लिए? वसा में उत्तक। लगता है रिपीट है क्वेश्चन, इससे पहले भी आया था। अगला, श्वेत व्हाइट फाइबर और येलो फाइबर किसमें? एरिओलर संयोजी उत्तक के जो अंतराकोश के पदार्थ थे, जो मैट्रिक्स थे, उसमें पदार्थ के अलावे 2 फाइबर और कई प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते, आपको बताए थे। एरिओलर उत्तक के कोशिकाओं के बीच के खाली जगह में व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं, हिस्टोसाइट सेल पाए जाते हैं, हिस्टोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। उसके बाद प्लाज्मा सेल भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा सेल भी पाए जाते हैं। उसके बाद मास्ट सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो एरिओलर संयोजी उत्तक के किन्हीं 2 कोशिकाओं के मध्य में कई प्रकार के कोशिकाएं और 2 प्रकार के फाइबर होते हैं। फाइबर प्रोटीन निर्मित संरचना है दोस्तों। कोंड्रीन नामक प्रोटीन का अस्थि में कौन प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। अस्थि में कौन प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। और कोंड्रीन प्रोटीन उपास्थि में, कार्टिलेज में पाया जाता है। रुधिर में भी कई प्रकार के प्रोटीन होते जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतुमय उत्तक से, व्हाइट फाइबर से। किससे होता है? व्हाइट फाइबर से। लिगामेंट का निर्माण येलो फाइबर से। लिगामेंट का निर्माण येलो फाइबर यानी पीला तंतुमय उत्तक से होता है। या कोशिका देगा वो भी आंसर होगा, समझे ना बात को। कभी कभी एग्जाम में मान लीजिए ये उत्तक न देकर कोशिका दे दे, पीला तंतुमय कोशिका, तो वो भी होगा। कोशिका न दे करके तत्व दे दे, पीला तंतुमय तत्व से, तो इस तरह से बदलाव आते। मेन जो कीवर्ड है व्हाइट फाइबर है दोस्तों, सॉरी येलो फाइबर। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के उत्तक है? संयोजी उत्तक है दोस्तों। इसका कॉम जोड़ना है, ये संयोजी उत्तक है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरे मांसपेशी से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं, बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। दोनों कथन यहाँ पर आपका क्या है? सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सेबेसियस ग्रंथियां वो ग्रंथि है जिससे सीबम का स्राव होता है। किसका? सीबम एक तैलीय पदार्थ है, फैटी सबस्टांस या ऑयली सबस्टांस है दोस्तों, ठीक है, जिसका काम होता है हमारे त्वचा के ऊपर जलरोधी परत का निर्माण करना। दोस्तों होता क्या है कि हमारे त्वचा में सूक्ष्म छिद्र है, श्वेत ग्रंथि वाला, जिनसे पसीना निकलता है, लेकिन वह ग्रंथि सिर्फ 1 में है। त्वचा के छिद्र से सिर्फ पसीना निकल सकता है, उसके भीतर पानी घुस नहीं सकता है। यानी उसके ऊपर एक जलरोधी परत बना हुआ है, और वो जलरोधी परत बनाने का काम कौन करता है? सीबम। तो सीबम ग्रंथियां कहां पाई जाती है? तो स्तनी के त्वचा के मेमेलिया, स्तनी का इंग्लिश में मेमेलिया उन जीवों को कहते हैं जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। या जिन के बाहर में कान होता है वो क्या है? और भी कई लक्षण है, लेकिन मुख्य लक्षण स्तनधारी वे हैं, वे प्राणी है जो सीधे बच्चे उत्पन्न करते हैं। अंडे, कई ऐसे जीव अंडे देते हैं, कई से जीव ऐसे हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मेमेलिया में जो
बच्चे पैदा करने का गुण होता है। और मेमेलिया का खास गुण उसमें कान होता है, कान। जिस भी जंतु के बारे में कान है समझ जाइए वो मेमेलिया है। तो स्तनी के त्वचा के डर्मिस, डर्मिस त्वचा की भीतरी परत है दोस्तों। लेक्राइमल ग्रंथि आंसू, यह ग्रंथि आंख में होता है। किस उत्तक से तलबे, खुर और सींग? किरेटिन। किरेटिन एक प्रकार का प्रोटीन भी है दोस्तों। क्या है? प्रोटीन है। मतलब किरेटिन उत्तक प्रोटीन जिसमें आप नामांकन इसका करना चाहिए, कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओडियोब्लास्ट, सॉरी ओडियोब्लास्ट नहीं, ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि में। कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से अस्थि यानी बोन, कॉन्ड्रियोब्लास्ट से उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। आगे दोस्तों, कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका देख लीजिए, उपास्थि कार्टिलेज में पाया जाता है, अस्थि में ऑस्टियोब्लास्ट। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी ऊतक के एरिओलर टिश्यू के कोशिकाओं के अंतराकोशिकीय पदार्थ के रूप में यह कोशिका मौजूद होती है दोस्तों। एरिओलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिका में कौन रुधिर वाहिनी को फैलाने का काम कौन करता है? मास्ट कोशिका है। हिस्टामिन स्रावित करता कौन? सेरोटोनिन स्रावित करता कौन? हेपेरिन स्रावित करता कौन? निम्नलिखित में कौन पिलहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? जालवत संयोजी ऊतक। इसको याद कर लीजिए, ये भी नहीं बताए थे आपको। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इंग्लिश में, तो इसको भी याद कर लीजिए कि पिलहा में, यकृत में, अस्थि मज्जा में रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू जालिकावत संयोजी ऊतक पाया जाता है। आगे, त्वचा सबसे मोटी तलबे पर होता है। त्वचा सबसे मोटी कहाँ होता है? तलबे पर होता है दोस्तों। और सबसे पतली आंखों के पलक पर होता है, सबसे पतली आंखों के पलक पर होता है। वृद्धावस्था में झुर्रियां पड़ जाती है, क्या कारण है? शर्म में बसा ऊतक के कमी के कारण, ठीक है। और इसका आंसर यही होगा, देखिएगा लुसेंट में जो है आंसर भी दिया हुआ है, वो आंसर मिस्टेक है वहां पर, ठीक है। कहीं लड़का दिया कि लुसेंट में सर ये प्रश्न दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी दिया हुआ है दोस्तों। किताब में कुछ एक दो मिस प्रिंट होता ही होता है, आप देख रहे हैं ना, नोट में भी कहीं कहीं मिस प्रिंट होता है, तो इसका आंसर सी होगा, बताए भी थी आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, याद रखिएगा। अम्बिलिकल कोड क्या है? अम्बिलिकल कोड दोस्तों भ्रूणीय संयोजी ऊतक है। क्या है? भ्रूणीय संयोजी। अब अम्बिलिकट क्या है दोस्तों? देखिए, जब शिशु अपने मां के गर्भ में पल रहा होता है, तो एक शिशु के मां के शरीर में एक नए अंग का विकास होता है। क्या? प्लेसेंटा। अब शिशु प्लेसेंटा से जुड़ेगा कैसे? तो शिशु के नाभि से एक नली निकलती है, शिशु के नाभि से एक नली निकलती है जो सीधे किससे जुड़ जाती है? प्लेसेंटा से। और इसी प्लेसेंटा अंग के द्वारा इस नाभि रज्जु से होकर शिशु को पोषण प्रदान करता है। यानी शिशु में पोषण की आपूर्ति कौन से होगा? तो आप जानते हैं शिशु का पूरा विकास उसके मां के शरीर के पोषण से प्राप्त होता है। तो मां के शरीर का पोषण प्लेसेंटा में आता है, फिर प्लेसेंटा से नाभि रज्जु द्वारा क्या है? शिशु में पहुंच जाता है। फिर शिशु के शरीर में जो भी उत्सर्जनशील पदार्थ बना है, जो शरीर में घातक है दोस्तों, तो शिशु का जो भी उत्सर्जनशील पदार्थ है इसी नाभि रज्जु के द्वारा प्लेसेंटा में आता है। प्लेसेंटा से फिर शिशु के मां के रक्त में पहुंच जाता है और फिर वे बाहर निकल जाते हैं दोस्तों। तो नाभि रज्जु जो है जोड़ने वाली इकाई है, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर यह क्या होगा? संयोजी ऊतक होगा। और चूंकि इसका निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है, किस अवस्था में? भ्रूण समझता है दोस्तों,
जनन की पर कोशिका में जब बताए थे कि मानव का विकास कैसे होता है, कोशिका जब पढ़ा रहे थे, तो भ्रूणीय अवस्था में बनने के कारण इसे क्या कहते हैं, भ्रूणीय संयोजी ऊतक कहते हैं। क्लियर हो गया। और आप जानते हैं जब शिशु जब जन्म लेता है तो प्लेसेंटा और ये दोनों लेकर साथ निकलता है। बाद में जन्म के बाद डॉक्टर इसको काट कर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। आगे बढ़े। हेबर्सियन तंत्र पाया जाता है, ये दोस्तों स्तनधारी के अस्थियों में पाया जाता है, मेमेलिया के हड्डियों में। और इसका कोई विशेष कार्य नहीं है कि ये तंत्र इनके हड्डियों में रहकर कौन से कार्यों को अंजाम देते हैं, तो कोई विशेष कार्य नहीं है। सिर्फ एक पहचान है कि अगर हेबर्सियन नलिका हड्डी में मौजूद है तो निश्चित तौर पर वे स्तनधारियों के हड्डी है और किसी वर्ग के नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो एलर्जी प्रतिक्रियाओं से हमें बचाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? एलर्जी प्रतिक्रियाओं से बचाने का कार्य करते हैं। कोलेजनल फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का कितना होता है? 1/3 होता है। शरीर में स्थित समस्त प्रोटीन में कोलेजन प्रोटीन या कोलेजन फाइबर 1/3 होता है। परसेंटेज भी निकाल लीजिएगा, कभी कभी परसेंटेज पूछ देता है। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन कौन है? कोलेजन प्रोटीन अधिकांश प्रोटीन है, यानी कि पूरे शरीर में जो जितना प्रोटीन है उसका 1/3 कोलेजन है और 1/3 कोलेजन में अधिकांश कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू में पड़ा हुआ है। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाला उपास्थि, बाह्य कर्ण कौन 3 भाग में बटा होता है। बाह्य कर्ण जिसको पिन्ना कहते हैं, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। कर्ण के संरचना को हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। शारीरिक अंगों के में गति कराने के लिए जिम्मेदार है पेशी ऊतक। अगला, सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म पेशी ऊतक में पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म पेशी ऊतक में पाया जाता है। दोस्तों, आरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार का? आरेखित तथा रेखित ये किसका प्रकार है? पेशी ऊतक का, मस्कुलर टिश्यू का प्रकार है। नेत्र के आइरिस में आप जानते हैं कैसा पेरिस हो, क्योंकि आइरिस की गतिविधि हमारे मस्तिष्क हमारे इच्छा के अधीन है। ऐसे सभी अंग जो जिसकी कार्य प्रणाली हमारे इच्छा के अधीन नहीं है वहां पर अनैच्छिक पेशी पाया जाता है, और अनैच्छिक पेशी का मतलब आरेखित पेशी। नेक्स्ट, इंटरकैलेटेड डिस्क ये पाया जाता है दोस्तों हृदयक पेशी में। किस में पाया जाता है? हृदयक पेशी में, यानी कार्डियक मसल में पाया जाता है। कार्डियक मसल में। निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? तो रेखित पेशी। ठीक है, रेखित पेशी हमारे हाथ, टांग या कहिए समस्त पेशी का 50% कौन है? आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह आरेखित पेशी के संकुचन प्रसार के कारण होता है, यानी भोजन का आमाशय से छोटी आंत में पहुंचना ये आरेखित पेशी के प्रसार और संकुचन के कारण होता है। और आहार नाल के आरेखित पेशी में होने वाले संकुचन और प्रसार को कर्माकुंचन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोफाइब्रिल रचना दोस्तों ये पेशी ऊतक की रचना है। माइक्रोफाइब्रिल जैसे स्तंभाकार में माइक्रोभिलाई नहीं पाया जाता है, माइक्रोभिलाई देखे थे ना कोलुमनर एपिथेलियम में, उसी तरह रेखित या आरेखित दोनों ही पेशी ऊतक में उसी स्तंभाकार के माइक्रोभिलाई जैसी संरचना उपस्थित होते हैं और उसे क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल। मायो से मसल्स। निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? कार्डियक। कार्डियक पेशी लगातार कार्य करते रहता है, इसमें कोई थकान उत्पन्न। अगला, शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार किसका होता है? रेखित पेशी ऊतक का होता है। रेखित पेशी ऊतक का। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक
तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, तंत्रिका ऊतक के द्वारा। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन कोशिका है, जिससे तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका कोशिका में। और तंत्रिका कोशिका में जानते हैं सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इसी के अभाव में तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन विभाजन करने में समर्थ नहीं होता है। दोस्तों आगे आते हैं। न्यूरॉन के डेंड्रॉन से निकलने वाली पतली पतली शाखा क्या कहते हैं? अब देखिए, न्यूरॉन के तो स्ट्रक्चर नहीं समझे थे, थोड़ा आगे जो 2-4 क्वेश्चन है ना उसको समझ लीजिए, ठीक है। उसके लिए कुछ थोड़ा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। अब आगे जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये न्यूरॉन कोशिका के संरचना से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा हम न्यूरॉन कोशिका के संरचना को समझ लेते हैं ताकि आगे के प्रश्न में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, सिर्फ संरचना को समझने का प्रयास कीजिए कि न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है। न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है। तुरंत सिर्फ आप समझिए, क्योंकि आगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ना दोस्तों तब डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। यही देखिए, अगर माइक्रोस्कोप से न्यूरॉन को देखें तो कुछ इस तरह दिखाई पड़ेगा न्यूरॉन, कुछ इस तरह से। ये सबसे लंबी कोशिका है और ये सेल का न्यूक्लियस है। इस सेल के इस पूरे भाग को ना साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन, जो इसका मुख्य भाग है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? साइटोन, इसको साइटोन कहते हैं। और साइटोन से जितना उभार निकला हुआ है ना, ठीक है, उभार 1 2 3 4 एक भी रह सकता है, एक से अधिक, जरूरी नहीं कि एक न्यूरॉन के साइटोन में ये 4 प्रकार के उभार निकला हुआ हो, एक भी हो सकता है। तो ये जो साइटोन वाले भाग से उभार निकला हुआ है दोस्तों, इसे कहते हैं डेंड्रॉन। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन। डेंड्रॉन से जो पतला पतला फाइबर निकला हुआ है इसे क्या कहते हैं? डेंड्राइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइटस कहते हैं, हिंदी में भी यही कहते हैं। तो मुख्य भाग को, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के मुख्य भाग को साइटोन कहते हैं। न्यूरॉन का न्यूक्लियस न्यूरॉन के किस भाग में मौजूद है? साइटोन। साइटोन से उभार समान जो संरचना निकली है उसे डेंड्रॉन से पतली पतली शाखाएं जो निकली हुई है, इस लंबे भाग को एक्सॉन कहते हैं। इस लंबे भाग को एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन से जो पतली पतली शाखाएं निकली है इसे सिनेप्टिक नोब कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं, हिंदी में भी सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इस लंबे भाग को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सॉन। अब आप समझिए कि ये जो न्यूरॉन है इस पर बसा की एक्सॉन वाले जो भाग है, एक्सॉन वाले भाग में बसा की एक परत चढ़ी होती है या चर्बी का एक परत चढ़ा होता है। चर्बी का एक क्या चढ़ा होता है दोस्तों? परत चढ़ा होता है। इसको दोस्तों कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। जहां जहां पर माइलिन शीथ नहीं है उसे रेनवियर का नोड कहते हैं या नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। संरचना को समझे। चलिए, हिस्ट्री का लॉक है पीडीएफ ऑनलाइन चल रहा है ना दोस्तों।
ऑनलाइन वाला सब कमेंट पर ध्यान देंगे, बहुत लंबा खींचा जाएगा, नहीं खींचा जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना दोस्तों। स्पीड ऐसा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कमेंट क्या करेगा, यही नहीं कि क्या समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। हम ऐसा चलते हैं कि ना समझने का कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार तो रिपीट कर ही देते हैं दोस्तों। इसीलिए जो भी दिक्कत होगा ऑनलाइन वाले का बाद में लेंगे, फिलहाल आप लगातार बने रहनी चाहिए। दिक्कत होता है ऑनलाइन वाले को क्या, अब क्लास शुरू हो गया, आधा घंटा के बाद जुड़ा है, अब ऊपर ऊपर से जाने लगता है, वही लोग ज्यादा कमेंट करता है। आइए दोस्तों, ये मुख्य भाग को क्या कहते हैं, साइटोन। न्यूरॉन के मुख्य भाग को न्यूक्लियस किस भाग में है, साइटोन। अब दोस्तों साइटोन के उभार को क्या कहते हैं, डेंड्रॉन से निकलने वाली पतली शाखा। लंबे भाग को एक्सोन के सिर से सिनेप्टिक नोब, एक्सोन से जो पतली पतली शाखाएं निकला सिनेप्टिक। अब इस एक्सोन वाले भाग पर वसा की परत चढ़ा है, वसा की परत को माइलिन शीथ। जहां जहां माइलिन शीथ नहीं है, जैसे यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, उसे रेनवियर का नोड। अब आइए प्रश्न पर, अब आइए प्रश्न पर। न्यूरॉन के डेंड्रॉन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं को क्या कहते हैं, यह डेंड्रॉन और इससे निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहते हैं, डेंड्राइटस कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइटस कहते हैं। क्लियर, आगे। रेनवियर का नोड कहां पाया जाता है, तो ये अभी तुरंत देखे तंत्रिका उत्तक में, ठीक है। साइटोन, एक्सोन, डेंड्रॉन, डेंड्राइटस, रेनवियर का नोड सब तंत्रिका कोशिका के विभिन्न भाग हैं। दो न्यूरॉन के जोड़ को दोस्तों क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो जुड़ता है ना, उस जोड़ को क्या कहते हैं। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे जुटेगा पता है, सिनेप्टिक नोब वाली संरचना देखे थे, सिनेप्टिक नोब वाली संरचना देखे थे। सिनेप्टिक नोब वाली जो संरचना था, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता कैसे है, तो एक न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब और दूसरे न्यूरॉन का आपस में जुड़ता है। न तो सिनेप्टिक नोब सिनेप्टिक नोब जुड़ सकता है, न ही डेंड्राइटस डेंड्राइटस जुड़ सकता है। जब भी दो न्यूरॉन जुटेगा तो एक का सिनेप्टिक नोब और दूसरे न्यूरॉन का आपस में जोड़ बनाएगा और उसी जोड़ को सिनेप्स कहा जाएगा, उसी जोड़ को सिनेप्स कहा जाता है। न्यूरॉन कोशिका में संवेदनाओं का संचार एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के संचार का जो प्रवाह होता है अंग से मस्तिष्क के बीच और मस्तिष्क से अंगों के बीच, वो किधर से किधर होता है, एक न्यूरॉन के एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के, इसके विपरीत नहीं हो सकता है। केवल एक न्यूरॉन के एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस तक हो सकता है दोस्तों। बायोप्सी संबंधित है दोस्तों। बायोप्सी एक ऐसा परीक्षण है जिससे ऊतकों को शरीर से अलग किया जाता है, खास करके कैंसर जैसे रोगों का पता लगाने के लिए, कि अगर डॉक्टर को शक है कि किसी भाग में कैंसर है तो उस भाग का मांस काट करके क्या परीक्षण किया जाता है, बायोप्सी किया जाता है, जिससे पता चलता है कि वह भाग कैंसर का शिकार है या, यानी कैंसर पहचान करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, बायोप्सी। दरपरा कह रहे हैं दोस्तों, दरपरा ये नहीं, दरपरा ये नहीं। तो दूसरा चैप्टर हो गया।